हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइफ क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इस ऐप के डाउनलोड करते ही जुड़ जाते हैं आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है आज की क्लास जो है जनरल मतलब जो साइंस है उसके अंतर्गत जो है बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। इसके अलावा जो है इस प्लेटफॉर्म से मैं जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विषय हिंदी माध्यम में और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोड जो है UGM10 है। इसके माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। और मेरा जो है ऐप में जो फ्री जो है वीडियो देखने के लिए, लर्न करने के लिए जो कोड है वो है SPUGM10 के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो आप फ्री में ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मेरे क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है जीएस का अवेलेबल है। ठीक है, और प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं, फीचर्स क्या है, ये दिया हुआ है। और कोर्स जो है वो 6 मंथ, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मेरा कोड जो है UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो है जीएस का जो आइकनिक कोर्स है उसके जो है फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह भी कोर्स जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड UGM10 का आप यूज करते हैं तो आपको जो है 10% का इसमें बेनिफिट्स मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, जैसे हम पहले भी बता रहा था कि ये कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, उसका समय सीमा जो है बढ़ चुका है। अब 14 फरवरी को कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए जो है जल्द से ज़्यादा इनरोल करते समय मेरा कोड जो है UGM10 का जरूर यूज कीजिएगा। क्लियर चीजें याद रखेंगे, जब भी अपने कॉन्टेस्ट के लिए इनरोल होंगे तो UGM10 के माध्यम से होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है अमेजिंग प्राइजेस रखे गए हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक जो है उनको 1 मंथ का जो है यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री में मिल रहा है। क्लियर चीजें, तो आपको ये पास एक मौका है, तो इसको जल्द से इस कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अनअकैडमी के द्वारा जो है ऑप्शनल विषय के साथ जो है यूपीएससी सीएससी जीएससी आइकनिक जो कोर्स का जो फीचर्स है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का है। और मेरा कोड UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जीएस के साथ, प्लस जीएस प्लस और ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन वो भी 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कोर्स के बारे में हो गई जानकारी। और आज जो हमारा सिलेबस में आप लोगों के लिए जो बना के लाया हूँ, कोर्स बनाया हुआ, वो हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है आज जो है पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को पहले पहला पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वह उत्सर्जन तंत्र पर होगा। ठीक है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि यूपीएससी चाहे जितने भी पीएससी एग्जाम है उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 50% जो क्वेश्चन होता है वह बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा भाग होता है, इसलिए मैं सिंपल तरीके से जो है आप लोगों है पूरा बायोलॉजी जो है इस प्लेटफॉर्म से मैं जो आपके सामान्य अध्ययन के जो प्री के सिलेबस में है उनके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप मेरे साथ आप क्लास करोगे और एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है बन जाने हैं। ठीक है, अगर 10 में 5 क्वेश्चन भी अगर बायोलॉजी से आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 5 क्वेश्चन बना के एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यह पाचन तंत्र और विसर्जन तंत्र को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है मेरे साथ। ठीक है, तो हम मनुष्य का हम पाचन तंत्र देखते हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा भोजन में देखेंगे, भोजन में उपस्थित और जो हम कहने का होता है, हम जब भी हम जो भी हम भोजन लेते हैं वो क्या होता है, वह जटिल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं, वसा के फॉर्म में होते हैं और प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, इन बड़े कार्बनिक अणुओं के इससे क्या होता है, छोटी इकाइयों में देखिएगा ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का निर्माण पोषक पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं के संयोजन से होता है। जब इन पोषक पदार्थों को आपस में वह क्या करते हैं, निर्जलीय बंधों से आपस में क्या करते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, वह जल से प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है और शरीर उनको खपने योग्य दशा में परिवर्तन कर लेता है। मतलब
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जो हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में टूटेगा? वह ग्लूकोज फॉर्म में टूटेगा। वसा जो है वो फैटी एसिड के फॉर्म में टूटता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के रूप में टूटता है। और ये इस सरल रूप को क्या करती हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये चीजें। तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल जो है कार्बनिक अणुओं में टूटना जो है वो क्या कहलाता है? वह पाचन कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पाचन कहलाता है। और पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसको हम आहार नाल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? इस आहार नाल से संबंधित क्या होती हैं? यह एसोसिएटेड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंतर्गत क्या आता है? यह मुख से लेकर जो है वो एनस तक जो है फैली रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं देखेंगे। मुख होता है, माउथ एंड बकल कैविटी, मुख और मुख गुहा होते हैं। ग्रसनी होते हैं, फेरिंग्स होते हैं। ठीक है, ईसोफिगस होता है जिसको ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। इसको फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। क्लियर चीज है ये। फिर यह स्टमक होता है अगला भाग। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसी लार्ज इंटेस्टाइन का विभाग क्या होता है? एनस कहलाता है। क्लियर चीज है। तो इतने से मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ से बना होता है, मुख से लेकर जो है एनस तक फैला रहता है। ठीक है, ये निम्न भाग होते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है क्या होता है? यह होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या देखेंगे? ये पाचन तंत्र है। ठीक है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये हम माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं? एनस तक जा रहा है। बीच में ये देखिएगा, ये क्या होता है? ये ईसोफेगस है। क्या है? ईसोफेगस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रास नली कहते हैं। ठीक है, यहाँ माउथ होता है, ये यहाँ फेरिंग्स होता है ये। ठीक है, और ये जो है देखिएगा, ये किसमें, ये भी दो, ये जो है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है इसमें। ये ग्रीन कलर का जो है लार्ज इंटेस्टाइन है ये। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आंत है। दोनों को मिलाकर हम क्या करें कहेंगे? इसको आंत कहते हैं। ठीक है, ये स्टमक है। क्लियर है। तो और इससे रिलेटेड जो है क्या होती है? पाचक ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल और उससे जो एसोसिएटेड क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में दो प्रकार के होते हैं। एक जो क्या होते हैं? अंतः कोशिकीय। क्या होते हैं? यह अंतः कोशिकीय जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय। बाह्य कोशिकीय जो है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो हम देखेंगे तो अंतःकोशिकीय मतलब क्या होता है? यह मतलब यह आमाशय की दीवारों पर पाए जाने वाले, चाहे आंत की दीवारों में पाए जाने वाले जो क्या होते हैं? कोशिकाएं होते हैं। उनके माध्यम से क्या होती है? यह पाचक रस का सिक्रेशन किया जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? अंतःकोशिकीय कहते हैं। जबकि बाह्य कोशिकीय क्या होते हैं? यह कोशिका के बाहर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस का निर्माण होता है और डक्ट के माध्यम से जो है इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। तो इसका उदाहरण जो होता है क्या होता है? यकृत होता है, अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय है। ये मुख्य रूप से क्या है? यह पाचक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र जो है स्पष्ट रूप से दो भागों से बना होता है, आहार नल और सहायक पाचक ग्रंथियों के माध्यम से। ठीक है, तो हम आहार नाल को हम देखते हैं। अब बने रहिए क्लास करके, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। आहार नाल जो है मनुष्य का या किसी भी जो वर्टिब्रेट जंतु की आहार नाल कैसी होती है? एक लंबी कुंडली तनलिका होती है, बहुत लंबा होता है, जो मुख से स्टार्ट होकर जो है एनस तक जाता है। ठीक है, आहार नाल के कौन कौन से मुख्य भाग बताया? मैं आपको मुख्य गुहा बताया, ग्रास नली बताया, स्टमक बताया और इंटेस्टाइन बताया। क्लियर चीजें। इंटेस्टाइन में दोनों आ जाएंगे, बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों आ जाती है। ठीक है, तो आहार नाल को हम जब आहार नाल का जो शुरुआत होता है किससे होता है? मुख से होता है। ठीक है, क्लियर चीजें। तो मुख का से हमारा शुरुआत हो रहा है, तो देखते हैं। क्लियर चीज है ये। तो मुख गुहा की हम बात कर रहे हैं। तो मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग होता है। और मनुष्य का मुख जो है दोनों ओर के ओंठों के बीच में एक कैविटी या गुहा की जैसी संरचना होती है। दोनों मुख प्रकार दोनों ओंठों के बीच में पाया जाता है, एक दरार पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है,
मुख गुहा का ऊपरी भाग जो है पैलेट या तालू कहलाता है, ठीक है। मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़ों से क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है। मुख गुहा आप समझ रहे हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो होंठ होते हैं, ठीक है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। मुख बकल कैविटी में क्या होते हैं, जीभ और दांत होते हैं, ठीक है। जीभ जो है देखिए, टंग इसको क्या बोलते हैं, इसको टंग बोलते हैं इंग्लिश में। जीभ जो है वह मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी मांसल संरचना होती है, ठीक है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र और पिछला सिरा जो है फर्श से जुड़ा होता है, ठीक है। और जीभ पर जो है देखेंगे छोटे छोटे जो है बहुत सारे जो है स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चार प्रकार के टेस्ट को देने वाली जो है टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिसमें मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा इत्यादि का क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। जीभ के अग्र भाग से मीठे का, पश्च भाग से जो कड़वे का होता है तथा बगलों से खट्टे का आभास होता है, ठीक है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर मनुष्य के जीभ का हम बात करें तो मनुष्य के जीभ कैसा होता है, लगभग यह यू शेप का होता है, ठीक है। वी शेप का तो नहीं होता, यह यू ऐसे जीभ होता है। तो देखेंगे ये स्वीट है, ठीक है। ये शोर है, और ये बिटर कड़वाहट का जो है क्या करता है, एहसास करवाता है। यह मीठे का है, मीठे के नीचे जो है क्या होता है, यह शोर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। और यहाँ जो है इसके चारों ओर जो है क्या होता है, साल्ट नमकीन का यह जो है क्या होता है, अनुभव करवाता है। तो स्वीट, सोर एंड बिटर, एंड इधर चारों तरफ क्या होता है, साल्ट का अनुभव कराता है। तो मतलब चार प्रकार की जो है टेस्ट बड्स जो है जीभ के पर पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हमको क्या होता है, भोजन में स्वाद का अनुभव होता है। क्लियर चीज है ये। अब जीभ के अलावा जो है और क्या होता है देखिएगा, जीभ के अलावा मुख गुहा की ऊपरी तथा निचली दोनों ही जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है, ठीक है। तो मनुष्य को जो दांत होता है उसकी क्या विशेषता होती है, देखिए मनुष्य का दांत जो है थिकोडोंट है, डाइफोडोंट्स हैं, मतलब द्विबारदंती, मतलब लाइफ में दो बार ये आते हैं। थिकोडोंट का मतलब होता है यह मसूड़े में धंसे होते हैं, ठीक है। और विषम दंती का मतलब होता है दांत में जो है एक से अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांतों में क्या होती है, एक से अधिक प्रकार के दांत होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो मनुष्य का दांत क्या हो गया, त्रिकोदंड गर्तवासी दंती हो गया, द्विबार दंती हो गया और विषम दंती हो गया। मतलब मसूड़ों में ये धंसे होते हैं, लाइफ में दो बार आते हैं, और एक से अधिक प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। तो गर्त दंती से तात्पर्य जबड़े की हड्डियों में यह धंसे होते हैं, ठीक है। देखेंगे हमारा मनुष्य के दांत का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखेंगे ये क्या होता है, यह यहाँ तक मसूड़ा है देखिएगा। तो मसूड़े के अंदर जो है क्या होते हैं, दांत जो है ऐसे धंसे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, थिकोडंट्स कहते हैं, ठीक है। तो दांत देखेंगे जो मसूड़ों के अंदर तो दांत ऐसी जो है संरचना पाई जा रही है, तो ये दांत का क्या कहलाता है, रूट या जड़ कहलाता है, क्या कहलाता है, दांत का जड़। और जो मसूड़े से जो बाहर ऊपर की ओर दिखता है उसको क्राउन या क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्राउन या शिखर कहते हैं, ठीक है। ये रूट है, ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं, और जो है ये वाला जो बी वाला भाग होता है इसको हम नेक कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ये ऊपरी वाला भाग जो है क्या कहलाता है, वह शिखर कहलाता है, ठीक है। क्लियर चीजें। और ऊपरी वाला जो शिखर दांत के चारों ओर देखेंगे एक सफेद कलर का जो है हार्ड हार्ड सरफेस का कवरिंग पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हम इनेमेल कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर का सबसे जो है कठोर भाग होता है। क्लियर चीज है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो दांत क्या है, वह जो है मसूड़ों में क्या होता है, ढसा होता है, ठीक है। और मनुष्य के जीवन में जो है दो बार ही दांत निकलते हैं, ठीक है। जबकि विषम दंती से तात्पर्य है कि मनुष्य के दांत जो है एक से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के, और एक से अधिक मतलब चार प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। तो मनुष्य के जबड़े में मतलब नीचे लोअर टाइप में, लोअर जबड़े में 16 और अपर जबड़े में ऊपरी जबड़ा को मतलब जौ में जो है क्या 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और मतलब दोनों मिलाकर निचले जबड़े में 16 और ऊपरी जबड़ों में जो है 16-16 दांत, टोटल मिलाकर कितने दांत होते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए कि ये मान लीजिए, ये हम बात करते हैं दांत की, हम संरचना देख रहे हैं, ठीक है। ये लोअर जो है दांत हमारा ऐसी संरचना में पाया जा रही है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे 16 दांत है और यहाँ पे 16 दांत है। ये 16 दांत जो होते हैं यह 8 के 4 सेट में होते हैं। क्या होते हैं? यह 8 इधर से, 8 इधर से, 8 इधर से और 8 इधर से। तो 4 सेट में यह अपर और लोअर जॉ में यह विन्यस्त होते हैं। क्लियर चीज है ये। तो डेंटल फार्मूला हमारा जो बनता है, देखिए कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दांत जो है कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दांत है देखिएगा, जो हमको सामने। एक होता है इंसाइजर, होता है, क्या होता है? इंसाइजर होता है। दूसरा क्या होता है? केनाइन होता है, मतलब इंसाइजर को क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं, इसको रदनक बोलते हैं। क्या, एक होता है प्री मोलार्स होता है, अग्र चौवर्णक, और चौथा क्या होता है? मोलार्स होते हैं, मतलब ये चौवर्णक दांत कहलाते हैं। ठीक है। तो क्या होते हैं देखिएगा, कृंतक दांत होते हैं, कृंतक दांत हो रहा है। रदनक मतलब दांत, केनाइन मतलब कार्निवोरस एनिमल्स, मतलब चिड़ने फाड़ने का काम आता है। यह कृंतक दांत जो कुतरने का काम आता है। या प्री मोलार्स और मोलार्स जो है यह चबाने के काम में आते हैं। ठीक है। तो मनुष्य के दांत में जो है देखिएगा कितने प्रकार के, कितने हो रहे हैं? 4 सेट हो रहे हैं। तो 2 1 2 3 और 2 1 2 3 का जो है इतने 2 सेट होते हैं। मतलब यहाँ देखिएगा एक, मतलब एक लोअर, मतलब एक जबड़े में क्या हो रहा है? 2 सेट हो रहा है, एक सेट हो रहा है, मतलब 16। ऊपर में क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? यह 32 दांत होंगे। तो 2 1 2 3 के हमको 4 सेट मिलते हैं। जैसे ये पहला सेट हो गया 8 धातु के, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, और ये चौथा सेट हो गया। ठीक है। इसी सीक्वेंस में इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलार्स और मोलार्स, मतलब हमारे जो दांत में जो है, जो इंसाइजर हैं 2 होते हैं। ठीक है। मतलब एक सेट में 2 होते हैं। और केनाइन जो है 1 होते हैं, प्री मोलार्स जो है 2 हैं, मोलार्स 3 होते हैं। ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं, तो टोटल में इंसाइजर कितने हो गए? 2, 8 हो जाएंगे। इंसाइजर कितने हो जाएंगे? 8 हो, क्योंकि 4 सेट में है। 4 क्या हो जाएंगे? केनाइन दांत हो जाएंगे। ठीक है। फिर 8 क्या होंगे? प्री मोलार्स हो जाएंगे। और 3 चौक 12 जो है क्या हो जाएंगे? मोलार्स होंगे। तो टोटल देखिएगा कितने दांत हो गए? टोटल जो है 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है। तो 32 दांत जो पाए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं, इसी प्रकार हम क्या बात करते हैं, अगर मतलब मिल्क टीथ की बात, तो हमारे जो मनुष्य का दांत जो है जीवन में 2 बार आता है। तो एक मिल्क टीथ होता है जब जो है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या 1 साल बाद के 1 साल में जो दांत आने प्रारंभ होते हैं ना, परमानेंट टीथ आने से पहले जो है, जो दांत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है। तो मिल्क टीथ जो है वह कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। और शैशवावस्था में दांत जो है मिल्क टीथ कहलाते हैं। और वयस्कावस्था में निकले दांत को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है। 13 14 साल आते आते जो है परमानेंट टीथ आने लगभग आ जाते हैं। एक परमानेंट टीथ जो बता होता है जो 18 19 साल में आता है, जिसको विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है। तो टोटल 20 साल की एज में जो है 32 दांत पूरा हमारे डेवलप हो जाते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो ये दांत की संरचना है। तो अगर बात करते हैं परमानेंट टीथ का, जो फॉर्मूला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 16, 32। और यहाँ पर जो है मिल्क टीथ होता है 2102 और 2102। ठीक है। 2 इंटू 4, मतलब यहाँ पर कितने दांत हो रहे हैं? 20 दांत हो रहे हैं। ठीक है। ये मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला है। और वो परमानेंट दांत का डेंटल है। ठीक है। तो मनुष्य के दांत के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्राउन या शिखर कहलाता है। मध्य भाग जो है नेक कहलाता है। ठीक है। और निचला भाग क्या कहला रहा है? रूट कहला रहा है। ये आपने देखा है। ठीक है। क्या क्या देखा आपने? देखा है इसको, देखिए। ठीक है। तो ये क्या कहलाया? यह नेक, यहाँ से यहाँ तक भाग वाला क्या कहलाया? नेक कहलाया है। ये ऊपर वाला जो भाग क्या कहला रहा है? वह शिखर कहला रहा है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मनुष्य के दांत की अगर हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं, संरचना देखते हैं, 3 भाग होते हैं। जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है वह रूट कहलाता है। मसूड़ों के ऊपर वाला भाग जो है वह नेक कहलाता है। और सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उसको क्राउन कहलाता है, शिखर कहलाता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो यहीं पे आपको बताया गया है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है वह क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है। और दांत के ऊपर जो है डेंटाइन होता है, जो दांत का अधिकांश भाग को क्या करता है? यह कवर किया रहता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। दांत के ऊपर जो है इनेमेल का एक चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनेमेल जो है वह मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? इनेमेल जो है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है।
अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स कि मुख गुहा का जो पिछला भाग है वह क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक होता है गलेट जो आहार नाल के अगले भाग से मतलब इसोफिगस से खुलता है, दूसरा जो है ग्लोटिस होता है जो ट्रेकिया में खुलता है। ठीक है, देखते हैं हम, ये मुख गुहा होती है। तो मुख गुहा के जो है यहाँ पे दो छिद्र पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। एक जो किससे खुलती है, इसोफिगस से खुलती है, इसको हम बोलते हैं ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। और ये जो है ग्रास नली के सामने की ओर भाग रहती है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, इसको विंड पाइप कहते हैं। जो सांस कैसे यहाँ पर कार्टिलेज कैसे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम जब क्या करते हैं, और इसी के ऊपर जो है एक ऐसा फ्लैप जैसे संरचना पाया जाता है। ठीक है, जो हमेशा किसको कवर किया रहता है, वह जो है ग्रास नली को मतलब फूड पाइप को जो है वह कवर करके रखता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, मुंह माउथ खुलता है तो अपने आप क्या होता है, यह जो है इसको हम ईपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ईपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में एक फ्लैप जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इपिग्लॉटिस कहते हैं। इपिग्लॉटिस जो है हमेशा जो है इसोफिगस या ग्रास नली को कवर करके रखती है, जिससे हवा जो है मतलब यहाँ से गुजरते रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मुंह खोलते हैं तो यह जो ढक्कन है यह किसको कवर कर लेती है, यह गलिड को कवर कर मतलब ये जो है इसको किसको, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। किसको कर लेता है, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, मतलब ट्रेकिया के छिद्र को कवर कर लेता है, जिससे भोजन जो है केवल हमारा इसोफिगस में चला आता है और श्वास नली में नहीं जाता। ठीक है, कभी कभी जो हम बात करते हुए खाना खाते हैं या हंसते हुए खाना खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी भोजन के पार्टिकल जो है वह हमारे श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अचानक जो है अंदर से एक धक्का लगता है, मतलब छींक या खांसी जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जिससे वो खाना जो है बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, कंठ द्वार जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस को हिंदी में कंठ द्वार कहते हैं। कंठ द्वार जो है वह श्वास नली में खुलता है। ठीक है, कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तो एपिग्लॉटिस जो है क्या करती है, वह कंठ द्वार को ढक लेती है, इससे भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, या कुछ चित्र यहाँ दिखा रहे, देखिएगा यह क्या है, मुख है। ठीक है, मुख गुहा जो है यहाँ पर दो छिद्र पाया जाता है, ये देखेंगे, यहाँ पे दो छिद्र पाया जाता है। यह जो भोजन है कहाँ आ रहा है, यह यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, और ये ठीक है, तो यह भोजन जो है इसके माध्यम से आ रही थी, इसको क्या कहते हैं, ग्रास नली या ईसोफेगस या ग्रसिका कहा गया है। ठीक है, तो मुख गुहा से भोजन जो है वह जो है किसे ईसोफिगस में आता है। ईसोफिगस से भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय, इसको अमाशय कहते हैं। ठीक है, तो यह पात्र जो है भोजन का है। ठीक है, तो देखेंगे कि ग्रास इसोफिगस में भोजन आ रहा है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन जो है गलेट के द्वारा जो है ग्रास नली में पहुंचता है। मुख में क्या होता है, भोजन को क्या होता है, दांतों के द्वारा पीसा जाता है, और वहां पे क्या होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा जो है हमारे जीभ के चारों तरफ जो है बहुत सारे जो है लाल ग्रंथियां आकर खुलती है, जिससे क्या होता है, भोजन जो हम लाल ग्रंथि क्या हो जाता है, सन जाता है। ठीक है, ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। ठीक है, इसकी दीवार पर पेशीय तथा ये संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही श्वास ग्रास नली की दीवार में जो है क्रमानुकंचन गति होना प्रारंभ हो जाए, मतलब सिकुड़न और फैलने की घटनाएं होने लगती है, जिसको क्रमानुकंचन गति कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट्स कहते हैं इसको। इस प्रकार की गति के कारण भोजन जो है धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता हुआ कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स की, हमेशा याद रखिएगा कि ग्रास नली में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं, किसी प्रकार का जो है पाचन नहीं होता, किसी प्रकार का यहाँ पर पाचन नहीं होता है। क्या होता है, ग्रास नली में, मुख गुहा में पाचन हो रहा है लेकिन ग्रास नली में जो है पाचन नहीं। मुख गुहा में जो जो पाचन होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है, और लार क्या करती है, जो स्टार्च होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको क्या करता है, पचाने का काम स्टार्ट होता है, मुख से ही पाचन स्टार्ट होता है। तो ईसोफिगस में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह एक मार्ग देता है जिससे भोजन जो है कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिएगा, मैं चित्र के माध्यम से देखिएगा, ये देखिएगा, ये क्या है, देखिए पैलेट है, ये मुख वो है, ये देखिएगा क्या है यहाँ पर, ये ग्रसनी है। ठीक है, और ये श्वास पाइप है।
ठीक है, ये ट्रेकिया है, ये ग्लॉटिस होता है यहाँ पर। तो भोजन जो है हम जब ग्रहण करते हैं तो ग्लॉटिस जो इसको ढक लेता है ऐसे, तो भोजन जो है इस मार्ग के द्वारा कहाँ होती है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भोजन किस में आता है, स्टमक, अमाशय में भोजन आता है। कहाँ आता है, अमाशय में भोजन आता है, ठीक है। अमाशय में भोजन जो है आता है फिर छोटी आंत, और छोटी आंत से कहाँ जब भोजन चला जाता है, बड़ी आंत में। ग्रीन वाला जो दिख रहा है बड़ी आंत है, और ये जो है छोटी आंत है, ठीक है। फिर चीजें बड़ी आंत के दो भाग में दिखाया गया है यह, ठीक है। छोटी आंत में भी दो भाग होते हैं, एक इलियम होता है, दूसरा और एक ड्यूडिनम होता है, दूसरा क्या होता है, इलियम होता है, ठीक है। तो अब पूरी संरचना को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान में पढ़ते रहिए। जो भी आप लोगों को डाउट लग रहा है बिल्कुल आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों का हर चीज का समाधान करने के लिए उपस्थित रहूंगा। क्लियर चीजें, तो ये क्या है, एक श्वास जो है पाचन तंत्र का एक विस्तृत, आहार नाल का एक विस्तृत जो है वो चित्र दिखाया गया, ठीक है। यह क्या होता है, यह लीवर है, यह स्टमक है, और यहीं पे स्टूडेंट यहाँ पर एक पेंक्रियास होता है। क्या होता है, पेंक्रियास होता है, अग्नाशय। तो ये जो है अग्नाशय दिख रहा है, देखिए ये, ठीक है। तो भोजन क्या होता है, देखिएगा क्या हो रहा है, भोजन जो है वह इसोफिगस के थ्रू कहाँ आ रहा है, अमाशय में आ जा रहा है, ठीक है। अमाशय जो है वह जो हमारे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है, यह लेफ्ट साइड में स्थित होता है, और यह बाई लोब्ड संरचना होती है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग जो है लगभग जो है इसकी लंबाई जो है 30 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। अमाशय का अग्रभाग, इसमें ये तीन भाग का बना होता है। कार्डियक पिछला भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है, ठीक है। इसका अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। पिछला भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है, ठीक है। और दोनों के जो बीच का भाग है वो फंडी कहलाता है। मान लीजिए मनुष्य का क्या है, ये देखिए ईसोफिगस है, ये अमाशय का चित्र हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कार्डियक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कार्डियक कहलाता है। यह किसी इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है ये, ठीक है। तो यह जो है क्या कहला रहा है, पाइलोरिक कहला रहा है। और बीच वाला जो भाग है यह क्या कहलाता है, फंडिक कहलाता है। क्या कहलाता है, फंडिक कहलाता है। क्लियर चीज है ये। तो अमाशय के तीन भाग होते हैं, पहला भाग कार्डियक, बीच वाला भाग फंडिक, और अंतिम वाला भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है, ठीक है। और पाइलोरिक जो है यह इस अमाशय से मतलब इससे जुड़ा होता है, इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। आहार नाली के अन्य के भागों की तरह आमाशय के भीतरी द्वार पर भी क्या कॉलीमुलर इपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, ठीक है। कोशिकाओं का यह स्तर जो है जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, और इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय में ग्रंथि या जठर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। अमाशय की दीवारों पर जो ग्रंथियां या सेल्स होती हैं वो क्या करती है, सिक्रीशन स्राव करती है, इसलिए उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड्स जो है अमाशय में क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, ठीक है। यह कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहला जो है म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस कोशिकाएं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। दूसरा जो है पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। और तीसरा जो है जाइमोजन सेल या चिप सेल कहते हैं, ठीक है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, या जठर रस कहते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, म्यूकस और पेप्सिनोजन इत्यादि होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा किया, किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पड़े पेप्सिनोजन को सक्रिय जो है पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन भोजन में प्रोटीन के ऊपर पाचन करने का काम करती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और भोजन के साथ आने वाले अन्य जीवाणुओं को भी यह मार देता है, ठीक है। म्यूकस का स्राव जो है म्यूकस कोशिकाओं से होता है, और म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से वह सुरक्षित रखता है, ठीक है। अमाशय में जो बचा हुआ भोजन है वह क्या काइम कहलाता है,
और पाइलोरिक छिद्र द्वारा जो है वह छोटी आंत में पहुंच जाता है। क्लियर चीज है ये। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ईसोफेगस के माध्यम से जो भोजन है वह कहाँ पहुंचा है, अमाशय में पहुंचा है। अमाशय की कोशिकाओं में जो है 3 प्रकार की सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, जाइमोजन सेल बोलते हैं, और म्यूकस सेल। ऑक्जेंटिक सेल द्वारा HCl का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ का जो है एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, हाईली जो है एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया यहाँ पर नष्ट कर दिए जाते हैं। और भोजन का क्या होता है, इन अम्लों के स्राव से, जिसको हम कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, तीनों का जो सिक्रेशन है उसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहते हैं। और जठर रस के प्रभाव में आकर जो है भोजन का यहाँ पर क्या होता है, आंशिक रूप से पाचन होता है। और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन को यहाँ पर क्या कहते हैं, हम काइम कहते हैं। और यह काइम जो है देखेंगे, यह काइम जो है पाइलोरिक मतलब पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए यह तैयार होता है। क्लियर चीज है ये। इस प्रकार से पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यह जो काइम है वह पाइलोरिक छिद्र के द्वारा जो छोटी आंत में पहुंचता है। और मनुष्य के संपूर्ण आंत को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला भाग जो है अंग्रेजी के यू की तरह मुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं। इंग्लिश शब्द ही याद रखिएगा, डिओडिनम कहते हैं, या हिंदी में इसको ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। ग्रहणी की लंबाई जो है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शीर्ष 30 सेंटीमीटर लंबा जो है इलियम होता है। मतलब छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, एक ड्यूडेनम होता है, दूसरा इलियम होता है, ठीक है। इलियम की दीवारों में बहुत सारे जो है फिंगर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जो है माइक्रोविलाई या इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं। प्रवर्ध जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको इंटेस्टाइनल विलाई ऐसे 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 ऐसे, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्लियर चीज है ये। और ये जो है विलाई क्या करते हैं, अमाशय में जो है अवशोषण के सरफेस को है मत बढ़ाते हैं। जब पचा हुआ भोजन से जो आवश्यक भोज्य पदार्थ जो है पच जाता है, उसको इस माइक्रो विलाई के माध्यम से क्या किया जाता है, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन सरफेस देता है, और जो है एब्जॉर्ब करके जो है ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। और वहां से जो है टारगेट ऑर्गन्स में चला जाता है। क्लियर चीजें। तो यह क्या करता है, अवशोषण के सरफेस को बढ़ाता है, ठीक है। पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी भी अपने स्राव को जो है किसमें डालती हैं, ड्यूडेनम में डालती हैं, ठीक है। और सामान्य वाहिनी बनाती हैं, मतलब कहने का मतलब है पित्त वाहिनी और पेंक्रियासी वाहिनी दोनों अलग अलग अपने स्राव को लाकर एक जॉइंट हो जाती हैं, जिनको हम कॉमन डक्ट कहते हैं। उसके माध्यम से ये छोटी आंत में या ड्यूडेनम में खुलती हैं, अपने सिक्रेशन को ड्यूडेनम में डाल देती हैं, और इनके सिक्रेशन से क्या होता है, भोजन का क्या होता है, पाचन प्रारंभ होता है, ठीक है। छोटी आंत में जो है वह भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। क्लियर चीजें। और छोटी आंत में ही भोजन का लगभग 90% ऑब्जॉर्प्शन जो है इलियम के द्वारा, वो इलियम में उपस्थित माइक्रोबिलाई जो प्रोसेस पाए जाते हैं उसके द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, और आहार नाल में इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में पाचन की लंबाई लगभग जो है 6 मीटर, और चौड़ाई जो है 2.5 जो है सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब छोटी आंत से अब भोजन जो है अब बड़ी आंत में जाने के लिए तैयार होता है। कहाँ तक, छोटी आंत के 2 पार्ट हो गए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 2 पार्ट हो गए, कौन कौन सा, पहला जो ये यू शेप है वो क्या कहलाता है, ड्यूडीनम कहलाता है, क्या कहलाता है, ड्यूडीनम कहलाता है। और ये वाला जो भाग क्या कहलाता है, ये जो है इलियम कहलाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है, समझिएंगे। और इलियम किससे कनेक्टेड होता है, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बड़ी इंटेस्टाइन की बात करते हैं, छोटी आंत का आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत के में खुलता है, और बड़ी आंत 2 भागों में व्यक्त होता है। पहला भाग जो है वह कुलुम कहलाता है, ठीक है। क्लियर चीजें। बड़ी आंत में क्या खुलता है, बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, एक कोलन होता है, दूसरा रेक्टम कहलाता है, ठीक है। छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। और मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स जो है एक अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करता है। कोलन 3 भागों में विभाजित होता है, जैसे असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है।
क्लियर है। और कोलम जो आगे रेक्टम में खुलता है, जो मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इलियम और कोलम के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। बड़ी आंत में भोजन आने के बाद कभी भी वह छोटी आंत में नहीं जानता है, वहां एक क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करें छोटी आंत के दो पार्ट हो गए, ड्यूडिनम और इलियम होता है। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, कोलन और रेक्टम होता है। जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत ज्वाइंट करते हैं, वहां पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। ठीक है, एक सीकम कहते हैं। और यहीं पर जो एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्लियर चीज है ये। तो आपने क्या देखा, डाइजेस्टिव जो है आहार नाल को देखा। तो आहार नाल को में हमने देखा, तो आहार नाल में आपने क्या क्या देखा, आहार नाल में को देखा। एक बार हम बात करते हैं, आहार नाल की स्टार्ट क्या होता है, माउथ से होता है। माउथ, मुख से भोजन कहाँ, बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी में आता है, मुख गुहा में आता है। मुख गुहा से भोजन जो है कहाँ चला जाता है, मुख गुहा से भोजन जो है वह गलेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, गलेट के माध्यम से जो है वह कहाँ चला गया, ईसोफिगस में आया। ठीक है, ईसोफिगस में आया। ईसोफिगस से भोजन जो है स्टमक में चला गया। ठीक है, स्टमक से भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम होता है और क्या होता है, इलियम होता है। ठीक है, और इलियम से जो भोजन कहाँ आ रहा है, वह लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोलोन होता है, दूसरा क्या होता है, रेक्टम होता है। ठीक है, रेक्टम में जो है अपचा को जो वेस्ट मटेरियल वहां पे इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में यहीं से बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत मिलते हैं, वहां पर एक जो है संरचना, फिंगर लाइक संरचना पाई जाती है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्लियर चीजें। यहाँ पर सेलुलोज का पाचन करने वाले कभी एंजाइम पाए जाते हैं। तो मनुष्य में यह क्या है, एक अवशेषीय अंग के रूप में है। क्लियर चीज है ये पाचन तंत्र का हमने क्या देखा, एनाटॉमी देखा, उसके आकार की देखा, जो पाचन तंत्र में आहार नाल है, दांत है, जीभ है, उनकी हमने क्या देखी, संरचनाएं देखी। क्लियर है। अब देखते हैं कि डाइजेशन एक्शन इन ह्यूमंस हम देख रहे हैं। तो अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और ये पाचन कहाँ संपन्न होती है, यह पाचन जो है आहार नाल में है। पाचन जो है आहार नाल में संपन्न होती है। ठीक है, तो कैसे होती है देखते हैं। मुख गुहा में पाचन होती है। मनुष्य के मुख गुहा में ठोस भोजन को दांत से पीस पीस कर लुगदी के रूप में बदल दिया जाता है। और भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियों से लार का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, लार ग्रंथियां जो है वह तीन प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियां जो है वह तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये लार ग्रंथियां जो है अपने सिक्रेशन को जो है वह जो है बकल कैविटी या जीभ के फर्श पर खोल देती हैं, जिससे भोजन जो है क्या होता है, वह लार में सन जाता है। ठीक है, और लार में जो है भोजन को पचाने वाले क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाले, स्टार्च को पचाने वाले क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मतलब भोजन का जो पाचन है वह लार से ही प्रारंभ हो जाता है। लार का पीएच वैल्यू जो है 6 से 7 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो लार के निम्नलिखित कार्य हैं। लार क्या काम करता है, जल तथा श्लेष्मा यह भोजन को गीला तथा लसदार बनाता है। दूसरा, इसमें स्टार्च को शुगर में बदल देता है। यह भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है उसको शुगर में बदल देता है, जिसे सेलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, लार में जो है पॉलीसेकेरेट्स एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़कर बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। लार में बाइकार्बोनेट, फास्फेट और म्यूसिन होते हैं जो बफर जोन का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब लार से ही क्या हो जाता है, भोजन जो है धीरे धीरे पचना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो है लार में जो है तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। क्या पाई जाती है, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरा जो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है कान के नीचे के आसपास स्थित होती है। ठीक है, जो तीन प्रकार के जो है सलाइवरी ग्लैंड आती हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो है क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे भोजन जो है आंशिक रूप से पचना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर चीजें। अब जो भोजन है कहाँ चला, वो मूत्र गुहा में आया। मूत्र में दांतों के तो माध्यम
किए गए, उसमें सलाइवा का मिक्सम होता है और वो एक बाउल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और भोजन जो है कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली में आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। भोजन को निगलने की क्रिया जो है क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। इसका केंद्र जो है मेडुला होता है, भोजन को निगलने की इसका जो केंद्र होता है मेडुला करता है, ठीक है। जैसे ही भोजन इसोफेगस में जाने की तैयार होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जो इसके पाइप को क्या करती हैं, वो नम बनाती हैं, चिकना बनाती है, जिससे भोजन जो है आसानी से सरक कर जो है अमाशय की ओर पहुंच जाता है, ठीक है। इसोफेगस में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसोफिगस देखिए, अब इसोफिगस से पाचन का भोजन का अमाशय में होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन और आंशिक पाचन होता है और अमाशय की दीवारों में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनका काम जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएंगे अमाशय की कोशिकाओं आपने पढ़ा है, अमाशय की कोशिकाओं में जो है ना, ये अमाशय है, ठीक है। ये अमाशय का जो है कार्डियक पार्ट है, ये फंडिक पार्ट है और ये पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, इंटेस्टाइन ऐसे खुलता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, या ड्यूोडेनम कहलाता है, क्या कहता है, ड्यूोडेनम कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है, ठीक है। जो जठर रस जो है, देखिएगा आंत की दीवारों में जो बहुत प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, दीवारों में जो मुख्य 3 प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जो अपने स्राव को डाल छोड़ते हैं, अपने सिक्रेशन को क्या कहते हैं, मासे में डालते हैं, जिसमें ऑक्जेंटिक सेल है जो एचसीएल का सिक्रेशन करता है, जाइमोजोन है, ठीक है, और म्यूकस ग्लैंड्स हैं। तो इन तीनों के जो कंबाइंड सिक्रेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का जो है क्या होता है, यह हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है, यह हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है 1 से लगभग 1 से 1.5 होता है, ठीक है। जठर रस में 99% जो है जल तथा कुछ श्लेष्म और लवण होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिएगा, यह भोजन में उपस्थित माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से यह क्या करता है, बचाता है। और क्लियर चीज है ये। पेप्सिन क्या करता है, यह भोजन में के प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है। तो भोजन में जो पाए जाने वाले जो एसिड्स हैं और क्या कब करते हैं, भोजन को सड़ने से बचाता है, वे हानिकारक बैक्टीरिया को नाश करते हैं। पेप्सिन क्या करते हैं, यह आमाशय दीवार पर जो पाए जाने वाले जिससे पेप्सिन सिक्रेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, यह जो है भोजन में प्रोटीन का पाचन में हेल्प करते हैं। रेनिन जो है, यह दूध को प्रोटीन कैसीन को ठोस और अम्लीय दही में बदलता है। कैसीन जो है, रेनिन जो है, यह दूध के पाचन में मदद करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, यह वसा का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, यह वसा का जो है क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है अमाशय में जो बचा हुआ भोजन है, आंशिक रूप से जो अमाशय के द्वारा जो बचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, वह काइम कहलाता है। और यह भोजन जो है अब जो है छोटी आंत में जाने के लिए तैयार होता है, ठीक है। अमाशय से बना हुआ लघुति अब क्या कहला रहा है, काइम कहलाता है। और यह जो है पाइलोरस वाल्व के से होता हुआ जो है ग्रहणी के ड्यूोडेनम में पहुंचता है और यहाँ पर भोजन में पित्त रस और अग्नाशयी रस को डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, पित्त रस और अग्नाशयी रस को डाल दिया जाता है। देखिएगा यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये इसोफिगस है, ये अमाशय है, ठीक है। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत हो गई, ठीक है। तो यहीं पे जो है कि बहुत सारे जो है गॉल ब्लैडर, ठीक है, और पेंक्रियास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मान लीजिए पेंक्रियास है, ये जीबी है, दोनों एक साथ ही, मतलब ये भी यहाँ से निकला, ये इधर से आ रहा है, और दोनों एक साथ होकर क्या करते हैं, अपने स्राव को किसमें करते हैं, ड्यूोडेनम में डाल देते हैं, ठीक है। ये पेंक्रियास हो गया और ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय हो गया।
ठीक है। अपने से अब क्या बात करते हैं, अमाशय से बना हुआ लुगदी भोजन जिसको काइम कहते हैं, वह क्या होता है, वह जो है पाइलोरिक वाल्व जो है यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिससे भोजन जो है ऐसे आ सकता है, वापस नहीं जा सकता। ठीक है, ये वाल्व के माध्यम से भोजन जो है कहाँ पहुंचता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे ही यह स्मॉल ड्यूडेनम पहुंचता है तो पेंक्रियास और बाइल जो है अपना सिक्रेशन जो है कहाँ डाल देते हैं, वह इंटेस्टाइन में डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दोनों से देखिएगा, तो बाइल जूस से क्या होता है, पित्त रस का श्रवण जो है रासायनिक उद्दीपनों में महत्व प्रभावित होता है। यह रासायनिक योग जो है कोलेगोग, यह हरे पीले रंग की एक क्षारीय क्या होती है, यह तरल होता है जिसका पीएच वैल्यू जो है 7.5 से ज्यादा होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व है। ठीक है, यह आंत में क्रमांकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस जो है अपना आराम से काम कर सके। यह वसा का जो है इमल्सिफिकेशन करता है ताकि स्ट्रेप्सिन नामक जो एंजाइम वसा पर अधिकतम प्रभाव कर सके। पित्त रस को निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, पित्त रस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और अकार्बनिक में सोडियम होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं, पित्त लवण होते हैं, वाइल्ड पिगमेंट पाया जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्ड कारण इसका रंग क्या होता है, येलोइश दिखाई देता है, क्या दिखता है, पीलापन लिए होता है। ठीक है, पित्त लवण जो है तन तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पित्त को क्षारीय गुण उसमें पाए जाने वाले अकार्बनिक सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन जो है हीमोग्लोबिन विघटन से बनते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, जब कभी लीवर जो है काम करना बंद कर देता है, लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो है उसका जो है ब्लड से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, वो ब्लड में ही बने रहते हैं, जिससे शरीर का रंग जो है हल्का पीला दिखाई दे लगता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अग्नाशयी रस बोलते हैं, अग्नाशयी रस भी अपना सिक्रेशन जो है वह ड्यूडेनम लेती है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, यह काइम की शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन्स को विलीन में बदल देता है। एमिलोप्सिन या मंड या स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। स्ट्रिप्सिन या पायसीकृत जो है वसी अम्ल और ब्रिसलान में बदल देता है। कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज या प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। ठीक है, फिर चीजें ये, तो इतना जो है क्या क्या बाइल जूस और जो है पेंक्रियाटिक जूस के द्वारा क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, और क्लियर चीज, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिक माध्यम रहते हैं, ये क्षारीय मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है भोजन जो है कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से भोजन जो इलियम में आता है। भोजन का अधिकांश भाग का पाचन जो है ग्रहणी में हो जाता है, कहाँ है, ड्यूडेनम और इलियम में हो जाता है। ड्यूडेनम और इलियम में जो है अधिकांश भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। क्षुद्रांश की दीवार की पाचन में प्रूनस ग्रंथियां होती जिसे इंटेस्टियल जूस भी कहते हैं। एक दिन में मनुष्य की आंत में 6 से 7 लीटर जो है आंतरीय रस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इनमें बहुत प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उपयुक्त पाचक रसों की क्रिया के बाद क्षुद्रांश में जो है भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, और पाचन के सभी अंतिम उत्पाद जल में विलय तथा विसरणशील होते हैं। और क्षुद्रांश की दीवारों में असंख्य जो है रसांकुर या माइक्रोविलाई होते हैं जिसके द्वारा पची हुए भोजन को शरीर में क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, शरीर में अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो भोजन और शोषण किया कर लिया जाता है। अब की बात करते हैं, मनुष्य के सीकम बहुत छोटा होता है, उसके सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ए, इसमें शाकाहारी जंतुओं की में सीकम मांसाहारी जंतु के सीकम की अपेक्षा अधिकृत लंबा होता है, क्योंकि इसमें निवास करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, बड़ी आंत, क्षुद्रांश में बचा हुआ अपचित पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करता है, बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवण तथा जल का अवशोषण हो जाता है। शेष अपचित हुआ भोजन जो है मल के रूप में रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, वहां से समय समय पर मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस बार हमने पढ़ा है पूरा एलिमेंट्री कैनाल के जो एनाटॉमी को हमने देखा है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मुख हुआ, फिर ग्लोटिस, फिर
जो है वह इसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक से जो है ये ड्यूडिनम, ड्यूडिनम से इलियम, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के द्वारा भोजन पचा भोजन जो है वह बाहर शरीर से निकाल, ठीक है। क्लियर चीजें। तो खाद्य पदार्थों के देखिए एब्जॉर्प्शन क्या, अवशोषण, अवशोषण कहा तो मोस्टली अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। कहाँ है, छोटी आंत के इलियम में जो है लगभग 90% भोजन होता है, ठीक है। और बचा हुआ 3% जो भोजन है वह क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है 10%। मोस्टली जो है यहाँ पर जल का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मोस्टली जो किसका होता है, जल का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल है, वसा का वसी अम्ल है, ग्लिसरॉल है, मोनोडाई और ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो अब बात है, खाद्य पदार्थों से जो विसरित भोजन रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। मतलब भोज्य पदार्थों के जब छोटे छोटे जो है भोज्य पदार्थों का, बड़े कार्बनिक पदार्थों का ब्रेक डाउन जो है वह जो है हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, वसा जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इन सब का जो है आंत की कोशिकाओं द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेकर आ जाना क्या कहलाता है, यह अवशोषण कहलाता है, ठीक है। तो पचे हुए भोजन के पूर्ण अवशोषण के लिए आंत का अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए। इसके लिए जो है छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर जो अनगिनत जो है रसा माइक्रोविलाइज विलाई पाए जाते हैं, जिनका कार्य जो है अवशोषण के लिए अधिक जो है पृष्ठ सतह प्रदान करना होता है, ठीक है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। और आंत की कोशिकाओं द्वारा जो ये भोजन का आवश्यक भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने के बाद जो है यह ब्लड सेल में प्रवेश कर जाते हैं, और ब्लड सेल में प्रवेश करने के बाद जो है क्या होता है, वह जो है कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से जो है हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक जो है जो चीजों की आवश्यकता होती है उसका क्या होता है, उसका स्वांगीकरण होता है, उसका निर्माण होता है, इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। पचे हुए भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को जो है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कोशिकाओं तक उसे पहुंचाया जाता है। फिर वहां से जो है वह एमिनो एसिड्स, आवश्यक जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या कि निर्माण किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। पानी जो है अकार्बनिक लवण और अल्कोहल आदि का अवशोषण अमाशय में ही शुरू हो जाता है। पानी का अवशोषण और दवाइयों का अवशोषण जो है, और अल्कोहल का अवशोषण जो है स्टमक से शुरू हो जाता है, ठीक है। शर्करा का अवशोषण जिसमें सोडियम आयनों की उपस्थिति में सोडियम आयनों के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु जो है माइक्रोविलाई की कोशिकाओं से विस्तृत नहीं होते, और प्रत्येक रसंकुर के बीच के स्थित लसिका केशिका होती, लिम्फ कैपिलरीज में विभक्त होता है, और ये जो है लिम्फ केशिका आपस में मिलकर जो है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है, और यह थोरेसिक डक्ट में खुलती है। कहाँ खुलती है, यह थोरेसिक डक्ट में खुलती है, जो सब क्लेवियन शिरा द्वारा जो है प्री केवल में चला जाता है, और इस प्रकार वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल भी रुधिर परिवहन तंत्र में चला प्री केवल में चला गया, मतलब क्या हो गया, रुधिर परिवहन तंत्र में चला गया, ठीक है। विटामिन का अवशोषण भी जो है स्टमक में होता है। कहाँ होता है, स्टमक में जो है वहाँ विटामिन का भी अवशोषण होता है। क्लियर चीज है ये। तो जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम देख रहे हैं मोटे तौर पर देखिए भोजन का पाचन हो रहा है। भोजन का मोस्टली पाचन जो है कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। तो भोजन का मोस्टली पाचन जो है छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। भोजन का 90% अवशोषण जो है वह कहाँ होता है, छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। बाकी 10% जो भोजन का पाचन है वो बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा चीजों को, इस चीजों को, ठीक है। याद बिल्कुल रखेंगे आप, ठीक है। अब अवशोषण के बाद रुधिर से होकर अमीनो अम्ल
ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं और यहाँ पे ये प्रोटीन संश्लेषण, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो इन पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों की कोशिका द्रव्य में विभिन्न विलीन होने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है भोजन हम लोग क्यों लेते हैं? हमने न्यूट्रिएंट्स के प्राप्त करने के लिए लेते हैं भोजन। तो भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, उनसे हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो है तत्वों का निर्माण करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग इन चीजों को, ठीक है? इस प्रकार जो है और जो अपचा हुआ भोजन जो होता है वो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में इकट्ठा होता है और वहां से शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आहार नाल के अंदर यद्यपि अनेक एंजाइम और खाद्य पदार्थों के ऊपर क्रिया करते हैं, फिर भी इनका कुछ भाग जो है अपचित रह जाता है। यह अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है और वहां से अधिकांश भाग जो है पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है तथा शेष ठोस अथवा अर्ध ठोस पदार्थ जो है वो फीकल के रूप में जो है समय समय पर जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव तंत्र हमने सुना। ठीक है, तो एलिमेंट्री के ना आहार नाल के माध्यम से अपने डाइजेस्टिव की क्षमता। दूसरा कहते हैं डाइजेशन में जो है बहुत सारी जो है ग्रंथियां हमारा हेल्प करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उनको पाचक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो पाचक ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आंतरिक पाचक ग्रंथियां, जो जो है जो आहार नाल की दीवार में पाई जाती है, उन्हें आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहते हैं। जैसे जैसे म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और आंत की दीवार पे पाई जाने वाली ब्रूनर्स या लीवर कुंड की ग्रंथियां पाई होती हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार जो है वो म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम्स का सिक्रेशन। मनुष्य के शरीर में जो है 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये लार ग्रंथियां जो है भोजन में पाए जाने वाले लार ग्रंथि, इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं। लार में क्या होते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो भोजन में स्टार्च को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, और दूसरी जो पाचक ग्रंथियां क्या हैं? यह जो होते हैं जिनको बाह्य पाचक ग्रंथि, उसमें यकृत की हम बात करते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत 2 खंडों से मिलकर बना होता है। इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, चारों ओर से यहाँ पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और यकृत कोशिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार के द्रव्य का श्रावण किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल जूस या पित्त कहते हैं। और ये पित्त रस का स्टोरेज जो है वो कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में होती है, पित्ताशय में होती है। और पित्ताशय के द्वारा कहाँ डाल दिया जाता है? यह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन या आंत में डाल दिया जाता है। क्लियर चीजें? और आंत में जैसे ही जाता है तो क्या होते हैं? आइल जो है जूस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? साल्ट्स पाए जाते हैं जो वसा के पाचन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। यकृत में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें यकृत कोशिकाएं या हिपेटिक सेल्स कहते हैं। यकृत इन्हीं कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं के बीच में पित्त कोशिकाएं होती हैं और यकृत कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, वसा और रंगक कण, पिगमेंट्स, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, यकृत कोशिकाओं के बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे कुफर सेल्स कहते हैं। यह फेगोसाइटिक नेचर्स को शो करती हैं। ठीक है, यकृत के क्या करें? देखिए यकृत में क्या होता है? यकृत जो है कोशिकाएं जो है नीले हरे रंग का पित्त रस का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं, मतलब मोलेकुलर साल्ट होते हैं। क्लियर चीज है ये। पित्त रस जो है क्षारीय होता है और यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है जिस ताकि इंटेस्टाइन में जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर दिया जाए। पित्त रस जो है बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट कर देता है। निष्क्रिय लाइपेज और अग्नाशयी रस पित्त रस द्वारा क्रियाशील होकर अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय लाइपेज और अग्नाशयी रस रस के क्रिया पित्त रस के प्रभाव में आकर क्या होते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक? ठीक है, यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रख देते हैं। ठीक है, तो लीवर क्या काम करता है? जो शरीर में एक्स्ट्रा शुगर या कार्बोहाइड्रेट तो उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर चीजें? और
ठीक है, और क्या कार्य करता है यकृत जो है क्या करता है बाइल साल्ट्स को बनाने का काम करता है, इसलिए इसका स्टोरेज कहाँ होता है गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है, और बाइल साल्ट क्या करता है भोजन में उपस्थित जो है वसा के अणुओं को तोड़ने में काम करता है ये। ठीक है, शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषण करने को प्रेरित करता है, और जो है प्रोटीन से फिर ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में विघटन करता है जो बाद में यूरिया में कन्वर्ट। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो किस फॉर्म में होते हैं अमोनिया, और लीवर क्या करता है इस अमोनिया को क्या करता है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो है बहुत खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है, यूरिया उसकी तुलना में कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। यकृत जो है उत्सर्जन में भी सहायता करता है, आहार नाल के पचने के पश्चात भी वसा कुछ अवस्था में नहीं होता तो शरीर के समस्त कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जा सके, तो यकृत की जो कुफर कोशिकाएं हैं वसा कणों को साधारण वसा में परिवर्तित कर देती हैं ताकि वे कोशिकाओं द्वारा प्रयोग में लाई जा सके। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है एंजाइम्स का बनता है, प्रोटीन बनता है। यकृत में जो है विटामिन ए और विटामिन डी, लोहा तथा तांबा संचित रहता है। यकृत में विशेष रुधिर कोशिकाएं जो है फेगोसाइटिक नेचर को शो करती हैं। स्तनधारियों के भ्रूण में यकृत आरबीसी बनाता है। यकृत जो है हिपेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकती हैं। मृतक आरबीसी यकृत द्वारा पित्त वर्णक बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में विघटित कर दिए जाते हैं। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों द्वारा यकृत तथा निराकृत अथवा उदासीन कर दिए जाते हैं। लीवर क्या करता है प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण जो है लीवर के द्वारा किया जाता है। हानिकारक बैक्टीरिया तथा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थ का डिटॉक्सिफिकेशन जो है लीवर सेल्स के द्वारा किया जाता है। भोजन का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वह लीवर सेल के द्वारा किया जाता है ज्यादा। ठीक है, रक्त अल्पता दूर करने वाले पदार्थ भी यकृत में द्वारा में ही उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, यकृत के जैसे हम बात कर रहे हैं मतलब हम पाचक ग्रंथियों की बात की तो पाचक ग्रंथियों हमने लार ग्रंथियां देखा। ठीक है, अमाशय की ग्रंथियां देखा, आंत की ग्रंथियां देखा। ठीक है, उसके अलावा पाचक ग्लैंड्स में हमने देखा यकृत को देखा। ठीक है, दूसरा जो देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं पेंक्रियास देख रहे हैं, क्या कर देख रहे हैं पेंक्रियास देख रहे हैं। तो अमाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि एक साथ यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। यह मुख्यतः यह मतलब कहने का मतलब है अग्नाशय के द्वारा जो है दोनों प्रकार के जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, मतलब यह एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, एक्सोक्राइन में क्या करता है यह प्रोकैरियोटिक जूस का सिक्रेशन करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन। हमने जब हार्मोन्स का क्लास देखा किया था तो उसमें हमें आपको एंडोक्राइन लेजर जो है पेंक्रियास को बता दिया था। पेंक्रियास को ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति क्या करती है काम करती है, और ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। लेकिन जब यह डाइजेशन का काम करती है तो क्या है यह एक्सोक्राइन है और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है जिसको एग्नासी जूस कहते हैं। यह ग्रहणी में क्रिया करता है। ठीक है, अग्नाशयी रस जो है यह जो है एसिनस कोशिकाओं से स्रावित होती है। इसमें जल जो है 98% होता है, शेष भाग लवण होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इनका पीएच वैल्यू जो है क्या होता है स्लाइटली बेसिक होता है, 7.5 से 8.3 होता है। आग्नेयसी रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें 5 एंजाइम एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सिस है, और पेप्टिडेज है, लाइपेज है, माल्टेज है। और इसमें एमाइलेज और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट्स को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। ठीक है, इसमें वसा को पचाने वाले क्या होते हैं एंजाइम्स यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर चीज है ये। तो ये जो है पाचन तंत्र को आपने देखा, पाचन तंत्र जो है बना है किससे एलिमेंट्री कैनाल और पाचक जो है रस का स्राव करने वाले पाचक ग्रंथियों से बना है। ठीक है, तो ग्रंथियां दो प्रकार से देखा आपने, क्या देखा एक जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती हैं, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होती हैं, अपना स्राव जो है डक्ट के माध्यम से डालती हैं। उसमें आपने देखा कौन कौन सा यकृत देखा और पेंक्रियास देखा। ठीक है, अंत जो पाचक अंतः ग्रंथियां जो कौन कौन से देखा आपने देखा उसमें अंतः ग्रंथियों में लार ग्रंथियां देखा, अमाशय की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों को देखा, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, ठीक है, जाइमोजन सेल, और
क्लियर चीजें। और आंत की दीवारों में पाए जाने वाले सेल को देखा। आंत की दीवारों में जो पाए जाने वाले सेल उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड्स। क्या करते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यह जो है कंप्लीट रूप से हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर चीजें, तो इसको आप समझिएगा और इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र किससे संबंधित क्वेश्चन, तो एपेंडोसाइटिस। बड़ी आंत में जहाँ छोटी और बड़ी आंत मिलती है, सीकम के पास जो है एक फिंगर लाइक छोटी फिंगर जैसी धागे जैसी सेक्शन जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर में अभी अवशेषित। कभी कभी क्या होता है, अपेंडिक्स में जो है भोजन के कण चले जाते हैं, या इसमें इस प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है निचले हिस्से में जो है दर्द होता है, जिसको हम एपेंडोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको शरीर से रिमूव कर दिया जाता है और इसके पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कंडीशन को हम एपेंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। पीलिया क्या है? तो देखिएगा, तो आरबीसी मतलब पित्तवंड जो है बिलिरुबिन का निर्माण होता है, यह मृत आरबीसी और हीमोग्लोबिन की यकृत कोशिकाओं द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, बिलिरुबिन में इसको कन्वर्ट किया जाता है। यह रक्त की जगह जो है पित्त रस में मिलता है। पित्त रस के साथ ये आंत में जाता है और मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, ठीक है। और यह जब प्रॉपर काम नहीं करता है, तो क्या होता है, इसका रक्त में जो है बिलिरुबिन की मात्रा जो है ज्यादा हो जाती है, जिससे जो है शरीर की त्वचा जो है नाखून, आंख की झिल्ली इत्यादि पीले रंग का दिखाई देती है। इस कंडीशन को हम पीलिया होती है। यह क्या होता है? और ये लीवर फंक्शन कम या कम वीक लीवर फंक्शन को दिखाता है। क्या करता है, इसे लीवर फंक्शन क्या हो गया, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज जो है क्या है, तो इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। जब भोजन में हमारे क्या होता है, शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी तुलना में जो है इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, तो ब्लड में जो है शुगर की मात्रा जब 160 एमएम जो है पर 100 ml में से ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक कहते हैं, ठीक है। मम्स क्या होता है, देखिए जब सलाइवरी ग्लैंड्स में जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम मम्स कहते हैं, ठीक है। सलाइवरी का मतलब लार की ग्रंथियों का में एक प्रकार का इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन को मम्स कहते हैं। और ये पूरा जो है गर्दन के आसपास जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें सूजन आ जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है। 6 से 7 सप्ताह एंटीबायोटिक की दवाई लेने से क्या हो जाता है, यह ठीक हो जाता है, ठीक है। लिवर सिरोसिस बीमारी आज कॉमन है। लिवर सिरोसिस मतलब होता है लीवर की एक बीमारी है, जिसमें मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य यह बीमारी सबसे ज्यादा जो है मतलब जहाँ जो है लीवर सिरोसिस मतलब होता है लीवर की कोशिकाएं जो है वह मरने लगी हैं या खत्म होने लग रही हैं, ठीक है। ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। यह जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहलिक होता है या जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है, बी या सी के चपेट में आ जाता है, तो उसको लीवर सिरोसिस बीमारी होता है, मतलब लीवर की कोशिकाएं जो है वह डेड होने लग जाती हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जो एक ही विकल्प होता है, लीवर ट्रांसप्लांट करना होता है, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, अधिक अल्कोहलिक भी हो सकता है, किसी भी कारण से आजकल लीवर सिरोसिस होता है। फैटी लीवर के कारण भी लीवर सिरोसिस की समस्या आगे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यह जो है पाचन और पाचन से संबंधित क्या है, बहुत सारी बीमारियों को आपने देखा, ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहाँ पर किसी प्रकार का पाचक भोजन का पाचन नहीं होता, तो इसोफिगस है, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य का सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो दांतों में पाए जाने वाला इनेमल है। दांत कितने भाग है, दांत के 3 भाग है, नेक, नेक और क्राउन होता है। क्लियर चीज है ये। तो दांत कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। मिल्क दांत का फार्मूला क्या है, 20 मिल्क दांत होते हैं, 2102 होता है। और परमानेंट दांत का फार्मूला क्या है, 2123 है, 2123/2। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। बच्चों में 2102 और 2102 का 2 सेट, मतलब यहाँ कितने दांत हो रहे हैं, 20 दांत हो रहे हैं। क्लियर चीजें, तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ठीक है, लीवर के बारे में पढ़ा आपने, पेंक्रियास के बारे में पढ़ा, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा,
क्लियर चीज है ये, ठीक। अब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो है क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या जो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे तो उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं देखेंगे, प्राणियों की उस कार्यविधि को जिसके द्वारा शरीर से अनावश्यक पदार्थ और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, उसको हम एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के द्वारा जो हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जो अंग उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन अंगों को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह रहे हैं। देखेंगे शरीर में के द्रव्यों की संरचना, पीएच मान और पाषाणी दाब बनाए रखता है, ठीक है। उत्सर्जन क्या मतलब, शरीर से हानिकारक पदार्थों को जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो शरीर के जो द्रव्य हैं उनका पीएच मान और उनका जो है दाब है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्सर्जन द्वारा शरीर में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम होता है, ठीक है। यह होमियोस्टेटिस की प्रक्रिया को बनाए रखता है। उत्सर्जी पदार्थों की अत्यधिक मात्रा शरीर में आवश्यक मात्रा को शरीर में बनाए रखता है। उत्सर्जी पदार्थों की आवश्यक मात्रा को शरीर में बनाए रखता है, ठीक है। प्राणियों के वर्ज्य पदार्थों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है और उसको अगर पदार्थ के रूप में दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा होता है नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है मेरा मेन फोकस एग्जाम का क्या, इस क्लास का क्या होगा, नाइट्रोजनी बेस्ड पदार्थ को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए, मतलब यूरिया को कैसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो कार्बनिक वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के, कार्बनिक वर्ज्य पदार्थों में क्या होता है, मुख्य रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर ये कोशिकाओं में रह जाए तो क्या होगा, अत्यधिक अम्ल के कारण जो है कोशिकाओं के लिए घातक होगा। अतः यह श्वसन क्रिया के अंतर्गत बनती है, इसलिए इसका शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो है वह श्वसन तंत्र द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें अमोनिया मुख्य रहता है। तो अमोनिया से संबंधित अन्य नाइट्रोजन पदार्थों जो हमारे शरीर में निर्माण होता है उसका निष्कासन जो है वह उत्सर्जन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, देखिएगा ऐसे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, देखेंगे किडनी भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, त्वचा उत्सर्जी अंग है, त्वचा के माध्यम से क्या होता है, स्वेट, ठीक है। लीवर हमारे यहाँ उत्सर्जी अंग होता है। क्लियर चीजें, इंटेस्टाइन इसीलिए उत्सर्जी अंग होती के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ जो हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बात करते हैं, हम किडनी की बात करेंगे। तो किडनी क्या करता है, नाइट्रोजनस युक्त वेस्ट को क्या करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक घातक होता है। इसलिए इसलिए लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को जो है क्या करता है, वह यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और यूरिया जो है ब्लड के द्वारा क्या होता है, ब्लड में पहुंच जाता है, और किडनी द्वारा जो है या क्या किया जाता है, यूरिया को जो है वह ब्लड से अलग कर दिया जाता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो ये किडनी क्या करती है, किडनी जो है ब्लड से में से यूरिया को अलग करने का काम करती है, ठीक है। और लीवर क्या काम करता है, यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया की तुलना में यूरिया जो है वह कम हानिकारक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं वह नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। हम अलग, अभी तो हमने इंटेस्टाइन के माध्यम से पढ़ा, इंटेस्टाइन क्या करता है पढ़ा, इसके माध्यम से हम अगले क्लास में जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो लंग्स को पढ़ेंगे। क्लियर चीज है ये। तो अभी हम बात करते हैं किसको, नाइट्रोजनस युक्त जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने का जो मुख्य कार्य करता है वह किडनी करता है। क्लियर चीजें। तो किडनी मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, और मनुष्य में एक जोड़ा किडनी उपस्थित होता है जो रुधिर परिसंचरण तंत्र से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के साथ साथ रुधिर में आवश्यक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है, ठीक है। मनुष्य में जो किडनी है वो जो है सेम के बीज के आकार जैसी दिखाई देती है, जो एब्डोमिनल कैविटी में, पीठ की ओर, कमर के क्षेत्र में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली चढ़ी होती है। प्रत्येक वयस्क मनुष्य के वृक्क में 4 से 5 इंच लंबा
और 2 इंच चौड़ा होता है और 1.5 इंच जो है मोटा होता है। इसका भार जो है लगभग 140 ग्राम का होता है। ठीक है, क्लियर है। देखेंगे, इसका बाहरी धरातल जो है वह कॉन्वेक्स होता है तथा भीतरी अवतल जो है अवतल होता है। ब्रिक के चारों ओर एक मोटी वसा की परतों द्वारा आच्छादित होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रिक की भीतरी जो है अवतल सतह जो हाइलम कहलाती है, जहां से जो है यूरेथ्रा जो है बाहर निकलती है। हाइलम कहलाती है जहां से यूरेथ्रा बाहर कहलाती है। ठीक है, तो यह ब्रिक है, देखिएगा दोनों ओर जो है स्थित होती है और यह जो है सीएम के बीच का आकार दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। और यहाँ से जो है यूरेथ्रा जो है जहाँ जिस पोर्शन से बाहर निकलती है और जहाँ से ये जो है ब्लड वेसल्स इंटर करते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये ब्रिक है, ये किडनी है और ये जो है ये एड्रिनल ग्लैंड्स है ये। ठीक है, अब ये देखिएगा, यह जो है देखिएगा ये क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो रीनल आर्टरी है ये जो मतलब जो किडनी को जो ब्लड लेकर जाता है, शुद्ध ब्लड लेकर जाता है, वो क्या कहलाता है, रीनल आर्टरी कहलाता है। रीनल आर्टरी का मतलब धमनी होता है। और जो अशुद्ध रक्त को लेकर बाहर आता है उसको रीनल क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल वेन्स कहते हैं। क्लियर चीजें याद रखेंगे आप। और यहाँ जो देखिएगा यहाँ पर फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन का फिल्टर मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का निर्माण हो जाता है और यूरिन जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से जो है वह यूरेथ्रा के द्वारा मतलब ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको यूरेटर कहते हैं। मूत्र वाहिनियां क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनियां कहते हैं इसको हिंदी में, के द्वारा जो है क्या होता है, यह यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में यह यूरिन इकट्ठा हो जाता है और वहां से जो है यहाँ से यूरेथ्रा द्वारा जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यह फिनोमिला चलती रहती है। ठीक है, तो यह जो है किडनी की संरचना है और किडनी में यह जो है ब्लड को बाहर आता है और यहाँ से ब्लड अंदर जाता है। तो ठीक है, तो जो ब्लड जिसे अंदर आता है उसको हम धमनी कर रहे हैं, तो रीनल धमनी, रीनल सीरा के द्वारा वो बाहर आता है। क्लियर है? ऐसे आप समझेंगे चीजों को। ठीक है, ठीक है। तो ब्रिक का अगर हम लंबवत जो है लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन करते हैं तो यह 2 भागों में विभक्त रहता है। ठीक है, बाहर वाला भाग जो है वह कॉर्टेक्स कहलाता है और भीतरी वाला भाग जो है मेडुला कहलाता है। देखिएगा, अगर हम ब्रिक को बांटते हैं तो बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है, देखिएगा ये कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, यह कॉर्टेक्स कहलाता है। देखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और अंदर वाला जो ये भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ठीक है, क्या कहला रहा है, यह मेडुला कहला रहा है। बाहर वाला क्या कहला रहा है, कॉर्टेक्स कहला रहा है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। जबकि भीतर वाला भाग क्या कहलाता है, यह मेडुला कहलाता है। मेडुला जो है वह कोन शेप्ड होता है। देखिए कोन शेप्ड होता है, मेडुला क्या होता है, देखिए ये कोन शेप्ड है ये भीतर वाला भाग क्या कहला रहा है, यहाँ मेडुला कहला रहा है। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, यह कॉर्टेक्स कहला रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, ठीक है, और कौन सा एब्डोल रचना क्या कहते हैं, मेडुला कहलाता है, जिसमें पिरामिड कहते हैं। ठीक है, कौन से रचनाओं से भरा होता है, मेडुला जो है शंकु रूपी संरचनाओं से भरा होता है जिसे हम पिरामिड कहते हैं। सभी पिरामिडें एक थैली नुमा गुहा में डायरेक्ट में सिचुएटेड रहती हैं। यह गुहा ब्रिक की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती है। ठीक है, जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। देखेंगे रीनल पेल्विस, ये क्या होता है, ये रीनल पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है, यह पेल्विस कहलाता है। देखिएगा सब यहाँ पर ऐसे हैं। ठीक है, तो ये संरचना क्या कहला रहा है, यह पेल्विस, रीनल क्या कहला रहा है, पेल्विस कहला रहा है। ठीक है, ब्रिक का पेल्विस से एक लंबी तथा सक्रिय वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो पेल्विस से एक सक्रिय वाहिनी निकल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये मूत्र वाहिनी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मूत्र वाहिनी कह रहे हैं। इस देखिएगा चित्र यहाँ भी दिखाया गया, ये वाला है यूरेटर। ठीक है, जैसे क्या करें, मूत्रवाहिनी कर रहे हैं, दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। दिखाया आपको, प्रत्येक वीक में किडनी में लगभग 1,30,000 जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, ब्रिक किसके बना होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स जो हैं
वही जो है किडनी की जो है फंक्शनल यूनिट्स है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसी से नेफ्रॉन्स बने होते हैं। ऐसे कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1,30,000 जो है किडनी में, उससे भी ज्यादा जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर चीजें? और नेफ्रॉन्स ही क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, और यही जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं। क्लियर चीजें? इसको हम क्या देखिए, नेफ्रॉन्स इसको कहा गया, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये ठीक है। तो एक नेफ्रॉन्स की हम संरचना कुंडलित नलिकाओं का बना होता है। नेफ्रॉन्स की संरचना देखते हैं हम, तो प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक छोटी प्याले नुमा संरचना होती है, जिसे वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया? वोमेन्स कैप्सूल हो गया। ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल जो है कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है। ये देखिएगा वोमेन्स कैप्सूल, ये देखिएगा छोटी छोटी ये नेफ्रॉन्स है ये। ठीक है, और जो ये क्या होते हैं, ये जो वोमेन्स कैप्सूल होता है ये ऐसे होता है। ठीक है, अभी मैं ठीक है, इसको वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है। को पीसीटी कहते हैं और इसको डीसीटी कहते हैं। अभी सब आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, तो पहले समझिए चीज को। वोमेन्स का कैप्सूल कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं। इसे वोमेन संपुट में एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है, जो सीधे होकर वृक्क के पेल्विस में प्रवेश करती है। इसके पश्चात नलिका चौड़ी होकर एक लूप बनाती है, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके बाद यह नलिका फिर जो है कॉर्टेक्स भाग में प्रवेश करती है, और यहाँ पर क्या होता है, ये कुंडलित हो जाती है, और इसको ठीक है, तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। संग्राहक वाहिनी एक सीधी नली होती है, जिसमें कई नेफ्रॉन की नलियां आकर खुलती हैं। यह द्रव्य को वृक्क के पेल्विस में डाल देती है, और वहां से जो पेल्विस जो है वह यूरेटर के माध्यम से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र को लेकर, यूरिन को लेकर चला जाता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो आप इसको देखेंगे, संरचना देखेंगे कैसी हो रहा है ये। अरे 3-3 बार हो गई। ये देखिएगा। ठीक है, तो ये एक यूनिट है। ये क्या देखिए, वोमेन्स कैप्सूल है ये क्या है? वोमेन्स कैप्सूल। पहला पार्ट क्या हो गया? वोमेन्स कैप्सूल हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया? इसको पीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो है क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है यह? कलेक्टिंग डक्ट है। सॉरी, ये आर्टरीज है, और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है। और कलेक्टिंग डक्ट के कहाँ होता है? कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से में, यहाँ से यूरेटर में क्या होता है, यूरिन जाता है, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो ये जो किडनी का जो है क्या है, यह एक प्रकार का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। वोमेन्स कैप्सूल पहला, दूसरा पीसीटी, तीसरा डीसीटी, चौथा जो है क्या है, आर्टरीज ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, पांचवा कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो ब्रीक में देखेंगे, ब्रीक में रुधिर की आपूर्ति। तो देखिएगा, महाद एरोटा जो है ब्रीक से रीनल आर्टरी रुधिर को जो है ब्रीक में के भीतर पहुंच जाता, मतलब किडनी के अंदर जो ब्लड जाता है, उस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी की तरफ। और प्रत्येक ब्रीक में ब्रीक धमनी प्रवेश करने के बाद अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे ठीक है, जिसे क्या करते हैं? आर्टियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी छोटी जो है धमनिकाओं में बदल जाती है, जिसे आर्टियोल्स कहते हैं। यह वृक्क धमनिकाएं प्रत्येक नेफ्रॉन के कोमल कैप्सूल में प्रवेश करती है, जिसे एफरेंट आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरीज कहते हैं। इसको हम देखिएगा, जो रक्त जो लेकर जाता है ब्लड में, जो वोमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड लेकर जाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एफरेंट आर्टरीज कहते हैं। जो बाहर लेके ब्लड को आता है, उसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अंदर लेके गया एफरेंट, बाहर आ रहा है इफरेंट। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो वुमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड लेकर जाता है वो एफरेंट आर्टरीज होता है, और अविवाहित धमनी बार बार विभाजित होकर छोटे छोटे कैपिलरीज में बढ़ जाती है, और एक गुच्छा बना लेती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस
के बाद पुनः संयोजित होकर इफरेंट आर्टरियोल्स बनाता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, और ब्लड जो है वो अंदर गया और अंदर क्या गया, ग्लोमेरुलस बना रहा है, और वहां से क्या हो रहा है, फिर वह क्या होता है, ब्लड जो है वहां से बाहर आ रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये ब्लड यहाँ से गया है और यहाँ पर क्या छोटी छोटी धमनिकाओं में चेंज हो गया, फिर से क्या कर रहे हैं, वहां से वह फिर से वो क्या कर रहा है, वहां से थोड़ा सा संरचना फिर से संयुक्त होकर एक मोटी संरचना बना ले रहा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एफरेंट आर्टरी, मतलब एफरेंट आर्टरी के माध्यम से ब्लड यहाँ गया, इफरेंट से जो है ब्लड यहाँ से बाहर आ रहा है। क्लियर चीज है ये। अफवाही धमनियां वोमन संपुट से निकल कर फिर बार बार विभाजित होकर महीन केशिकाओं का जाल बना लेते हैं, जिसे नेफ्रॉन्स के ऊपर जो है वो ढक लेती है। ठीक है, केशिकाएं पुनः संयोजित होकर रीनल वेन्यूल्स बनाती हैं, और ये वृक्क सिरिकाएं अंतोगत्या वृक्क शिरा में खुलती है, और वृक्क शिरा वृक्क से रुधिर को इकट्ठा कर हार्ट में लेकर जाता है शुद्धि करने के लिए। कहने का मतलब है कि धमनियों के माध्यम से जो है वोमेन्स कैप्सूल में लाया गया उस धमनी को हम एफरेंट आर्टरीज कहते हैं, और वहां से बाहर जो लेकर आया जा रहा है उसको इफरेंट आर्टरीज कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, यह जो है आर्टरीज जो है वह अनेक छोटी छोटी महीन शाखाओं में बढ़कर क्या होती है, इसके ऊपर ऐसे एक जाल बना लेती है। ठीक है, ऐसे ही एक प्रकार की सीरा की जाल होती है, ऐसी है सिराएं जाल बनी रहती हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो सिराएं क्या करती हैं, ब्लड हो गया अशुद्ध ब्लड को क्या करती हैं, यहाँ से कलेक्ट कर लेती हैं, और यह जो है वेन जो है कहाँ चली जाती है, या लंग्स को चली जाती है, या और कहाँ चली जाती है, यह जो है हार्ट को लेकर चली जाती है, और हार्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या होता है, पंप कर दिया जाता है शुद्ध होने के लिए, कहाँ चली जाती है, यह लंग्स को चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो यह पुनः संयोजित रीनल वेन्यूल्स बनती है, ये सिलिका अंतोगत्या वृक्क शिरा में खुलती है, और वृक्क शिरा वृक्क से रुधिर को लेकर हार्ट में पुनः वापस ले जाती है। ठीक है, इसको देखिए, हार्ट से आर्टरीज के माध्यम से ब्लड कहाँ आया, वोमेन्स कैप्सूल में आया, और वोमेन कैप्सूल से जो है शिराओं के माध्यम से कहाँ चला जा रहा है, हार्ट में चला जा रहा है, फिर हार्ट में फिर वो शुद्ध हो गया, और फिर वह आर्टरीज के माध्यम से कहा रहा है वोमल कैप्सूल में आ रहा है। ठीक है, यह सीक्वेंस ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स का कार्य करने का क्या मैकेनिज्म देखेंगे, वृक्कों के भीतर नेफ्रॉन्स द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला, रुधिर में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, और दूसरा, रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना। ठीक है, क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पर दो जो नेफ्रॉन्स के अंतर्गत जो क्या होता है, नेफ्रॉन्स में क्या होता है, जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं या वोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं, नेफ्रॉन्स में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड्स होता है। तो यहाँ ब्लड का क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड में से यूरिया को निकाला जाता है, और दूसरा जो होता है, इस फिल्ट्रेशन के दौरान जो आवश्यक पदार्थ अभी भी जो है वह ट्यूब्यूल्स में थे, उनको फिर से जो है ब्लड में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, पुनः अवशोषण करते करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिएगा, ये क्या होता है, एफरेंट आर्टरीज के माध्यम से आया गया, यहाँ ब्लड लाया गया, और ब्लड लाया जाता है तो यहाँ महीन केशिकाओं का जाल बन जाता है, तो यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे एक ट्यूब्यूल्स में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से ब्लड जो है यहाँ से बाहर होकर चला गया। अब ये जो फिल्ट्रेट्स में है, जो यहाँ पे ये छनता है ब्लड, यहाँ पे बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी इसमें छन जाते हैं। तो ये आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं, ये आवश्यक पदार्थों को फिर से क्या कर लिया जाता है, ब्लड में जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब इस ट्यूब्यूल्स में केवल जो है वह वेस्ट मटेरियल ही बचे बचे रहते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस जो है पूरा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी से होता हुआ जो है इतना लंबा प्रोसेस होते हुए कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, और यहाँ पर केवल हम बोलेंगे हानिकारक पदार्थ यूरिया, अन्य चीजें ही रहती हैं, आवश्यक जो चीजें हैं फिर से क्या होती है, ब्लड में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड ब्लड में से यूरिया का तो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, आवश्यक पदार्थ जो है यूरिन में है या ट्यूब्यूल्स में है, उसको फिर से क्या होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस होता है, एक फिल्ट्रेशन का होता है, और दूसरा जो है क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन का हो रहा है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को देख रहे हैं। फिल्ट्रेशन की क्रिया जो है कहाँ होती है, ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है, मतलब वोमेन्स कैप्सूल के अंदर संपन्न होती है, और केशिका कुछ एक छन्नी की तरह कार्य करता है, और प्रत्येक मिनट रक्त का लगभग 1 लीटर
जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है, केशिका गुच्छ से होकर बहता है। इसका लगभग 10% भाग क्षमता है, ठीक है। अविवाहित धमनियां जिसका व्यास जो है अपवाहित धमनियों से अधिक होता है, मतलब जो ब्लड को लेकर आता है, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरीज कहते हैं, उसका व्यास जो है जो लंबा और चौड़ा होता है, जबकि जो बाहर की ओर आती है निकलती है इफरेंट होती है, उसका व्यास कम होता है। इसलिए जो है केशिका गुच्छ में रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिससे छन्ने की क्रिया जो है उच्च दाब पर संपन्न होती है। और उच्च दाब में छन्ने की क्रिया को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। पॉइंट को नोट कीजिएगा, समझिएगा यहाँ पर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा रुध की ब्लड की प्लाज्मा में ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक छान लिए जाते हैं। मतलब जब वहां पे छनने की प्रक्रिया हो जाती है, तो ब्लड से जो है आवश्यक पदार्थ भी जो है कहाँ छन कर चले जाते हैं, फिल्ट्रेट्स में, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा में जल, ग्लूकोज, खनिज लवण इत्यादि भी छन जाते हैं, ठीक है। केवल रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन ही नहीं छन पाती, रुधिर में ही वह रह जाती है। और छने हुए द्रव को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और यह निस्यंद जो है रुधिर प्लाज्मा की ही तरह होता है, किंतु इसमें रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन अनुपस्थित होता है। यह जो फिल्ट्रेट है वो वोमन संकुंड की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से यह जो है नेफ्रॉन्स की नलिका में चला जाता है। नेफ्रॉन्स की नलिका में वह पहले पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, और अंत में जो है यह डीसीटी से होता हुआ वह ऊपर की ओर बढ़ता है, और कुछ पदार्थ जो है इसमें छनते चले जाते हैं, ठीक है। और और यह प्रोसेस जो क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। और प्रत्येक ग्लोमेरुलस जो है वह एक डायलिसिस की भांति ही व्यवहार करता है। दूसरा मतलब ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया। और दूसरा हम बात करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बात करते हैं। बोमेन संपुट में छनने के बाद रुधिर जो है नेफ्रॉन्स के मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर प्रभावित होती है, और नेफ्रॉन्स के विभिन्न नलिकाओं के गुजरते समय निस्यंद जो जो फिल्ट्रेट होता है उसमें बहुत से आवश्यक तत्व नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर केशिकाओं द्वारा पुनः एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वह उसके माध्यम से ब्लड परिसंचरण तंत्र में पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को जो है क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ रहे हैं, पहले क्या हो रहा है, पहले जो है यहाँ पर छन्नी का कार्य हुआ, छन्नी के माध्यम से जो है ट्यूब्यूल्स में ये क्या हो गया है, बहुत सारे ये छन्नित्र है, इसमें जो आवश्यक पदार्थ भी होते हैं। और छन्नित्र जो है यह लूप ऑफ हेनले में से होकर गुजरता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जो ये नली में होते हैं ना, नली से क्या है ब्लड जो वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। मतलब रक्त की वाहिनियों के द्वारा इस फिल्ट्रेट से आवश्यक पदार्थों को क्या कर लिया जाता है, आप अंदर सोख लिया जाता है। इसी को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और निस्यंद में अधिकांश जल का अवशोषण ऑस्मोसिस द्वारा होता है, ठीक है। और अन्य अवशोषित होने वाले लाभदायक तत्वों में ग्लूकोज, विटामिन और खनिज लवण और हार्मोन्स होते हैं। हाल ही की खोज में पता चला है कि 100 ml जो फिल्ट्रेट है, लगभग 99 ml द्रव का जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। पुनः अवशोषण के पश्चात कभी कभी नलिका में कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होते हैं, जो निस्यंद में मिल जाते हैं, जिसे ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं, ठीक है। इस फिल्ट्रेट को ही यूरिन कहते हैं। मतलब ये ट्यूब्यूल्स जो है ना, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बहुत ब्लड इसका, अब ये ट्यूब्यूल्स जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है ना, ये जो छनित्र होता है ना, इसमें केवल यूरिन ही बच जाता है। आवश्यक पोषक पदार्थ क्या होते हैं, ये ब्लड वेसिकाओं द्वारा क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बच जाता है, तो क्या बच जाता है, केवल यूरिन ही बच जाता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में से रुधिर को छनकर आए जल और शेष उत्सर्जित पदार्थ के मिश्रण को हम यूरिन कहते हैं। मनुष्य का यूरिन जो है पारदर्शी और हल्के पीले रंग का होता है, और इसका पीला रंग जो है हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम के कारण, पॉइंट बी नोटेड, इसका पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यह आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। और इसकी, ठीक है, गंध जो है कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग जो है 1.5 लीटर जो है यूरिन का निर्माण करता है, ठीक है।
सामान्यतः यूरिन की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा और भोजन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और उसका किस वातावरण में रह रहा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है। यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वह 4.5 से लेकर 8.6 के मध्य होता है। ठीक है। और इसका डेंसिटी जो है जल से थोड़ा अधिक होता है। और एक सामान्य व्यक्ति के यूरिन में जल जो है 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा और दूसरे कोलाइड्स जो होते हैं, यूरिक अम्ल जो है 0.5%। इसके अलावा क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन जो है अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्लियर चीज है ये यूरिन का क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। क्लियर चीज है ये। अब बात करते हैं डायूरेसिस क्या कहते हैं। डायूरेसिस जो है वो डायूरेसिस उस कंडीशन करते हैं जिसमें बार बार अधिक मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसकी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, डायूरेसिस कहते हैं। जो बहुत एल्कोहलिक होते हैं उनमें डायूरेसिस की भावना, जो अधिक चाय कॉफी पीते हैं उनमें डायूरेसिस की संख्या अधिक होती है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो कहने का मतलब कौन सा, देखिएगा ग्लूकोज, कैफीन और जो है अल्कोहल जो है क्या होते हैं, यह डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं, यह एडीएच हार्मोन्स के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन को कौन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करते हैं, तो वेसोप्रेसिन, कल हमने पहले क्लास में जो आपको हार्मोन से वेसोप्रेसिन क्या कहते हैं, इसको हम एडीएच हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स करते हैं। यह जो है कलेक्टिंग डक्ट के पास अपना कार्य करता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ना, संग्राहक नली का, वहां पर यह काम करता है। और क्या करता है यह, यूरिन से जो है एक्स्ट्रा जल को सोकर क्या करता है, ब्लड वेसल्स में डाल देता है, जिससे होते शरीर में वाटर जल की मात्रा को क्या करता है, यह रेगुलेट करता है। ठीक है। याद रखिएगा। मिनरेलोकोर्टिकाइड भी क्या करता है, वह यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके अलावा एल्डोस्टेरॉल भी क्या करता है, यह भी यूरिन की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो तीन हार्मोन्स में से मोस्टली जो हार्मोन्स है वो कौन सा है, वेसोप्रेसिन है। तो वेसोप्रेसिन, मिनरलोकॉर्टिकाइड और जो है एल्डोस्टेरॉल जो है, यह क्या करते हैं, यह यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आप लोग इस संदर्भ में देखिएगा। क्लियर चीज है ये। वृक्क के क्या, किडनी का अन्य क्या कार्य है, तो किडनी का कार्य क्या है, यह जो क्या करता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है यह, और जो रक्त को में से क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन काम करता है, मतलब ब्लड के प्यूरिफिकेशन में इसका मदद करता है। शरीर के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का कार्य करता है। शरीर के प्राथमिक दाब को नियंत्रित करता है। रुधिर तथा ऊतक द्रव में जल और लवणों की मात्रा को रेगुलेट करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में एक विशेष एंजाइम का श्रवण वृक्क से होता है, जिसको एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स द्वारा लाल रक्त गंजिकाओं से तेजी से बढ़ने में सहायता करता है। यह कुछ पोषक तत्वों के अवशेष भाग जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल इत्यादि का निष्कासन करता है। यह बाहरी पदार्थ जैसे दवाइयां, विष इत्यादि का जिनका शरीर पर कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको शरीर से बाहर निकालता है। और शरीर के ऑस्मो रेगुलेटरी जो है को मेंटेन करने का काम जो है वृक्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे शरीर के कौन कौन से और अवशेषीय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, तो लंग्स है, हमने देखा है, स्किन देखा है, और लीवर भी देखा। लीवर क्या करता है, यह अमोनिया को जो है यूरिया बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूरिया का फॉर्मेशन जो है वह लीवर में ही होता है, याद रखेंगे। और ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ होता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे आंत भी क्या है, उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो ये आपने यूरिन का कंपोजिशन जो है मैं पहले ही बता दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है यूरिन का कंपोजिशन। ठीक है। इसके अलावा जो है अलग अलग जंतुओं में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग पाए जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्लैम सेल जो है वो प्लेटी हेलमिंथिस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कहा जाता है। रिनेट सेल जो है वो भी इसके हेलमिंथिस में पाए जाते हैं। ठीक है। नेफ्रीडिया जो है वह केंचुआ में पाए जाते हैं। एनिलिडा, केंचुआ ने, एनिलिडा की जो फैमिली है केंचुआ में जो है वह जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। ठीक है। केवर्स ऑर्गन जो होते हैं मोलस्का, यूनिया और घोंघा, जो जिसको बोलते हैं घोंघा, यूनियो में जो सर्जियन उसको केवर्स ऑर्गन कहते हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वह जो है किसके क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। जैसे काकरोच उकरोच जो है उनमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ऑसेशियन के रूप में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। कॉक्सल ग्लैंड जो है क्रस्टेशिया, झींगा मछली में जो है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कॉक्सल ग्लैंड बोलते हैं। क्लोरेगोन सेल जो है केचुआ का जो है क्या है, यह जो है क्या है, यह जो है उत्सर्जी अंग है। ठीक है। केचुआ का उत्सर्जी अंग
नेफ्रिडिया भी है। क्लियर चीजें। तो कुछ जो है एनिमल्स में जो है क्या है यह, और वो सर्जी अंग है, उनको याद रखिएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? प्रीलिम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, फ्लैम सेल, रेनेट सेल, नेफ्रिडिया, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स किस में पाया जाता है? कीटो में पाया जाता है। और कॉक्सल ग्लैंड क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। ब्रिक क्या काम करता है? हमारे शरीर से नाइट्रोजनस बेस्ड पदार्थ को बाहर निकालने का। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। त्वचा क्या करता है? जल, खनिज, लवण, स्वेद और कुछ नाइट्रोजनस अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फेफड़ा क्या काम करता है? शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। आंत क्या करता है? अनपचे भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर चीज है। इस प्रकार का आप जो है आज की क्लास में जो आपने क्या पढ़ा, आज की क्लास में आपने पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को मेरे साथ पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास करने से आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। आप लोग जो समझ जाएंगे चीजों को, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है मैं एमसीक्यू जो है अगली क्लास में जब लाऊंगा, जब साइंस के कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो हम जो है एमसीक्यू को लगाएंगे। क्लियर चीजें। यह जो सिलेबस कोर्स में आप लेकर तैयार किया हूँ, यूपीएससी प्री और स्टेट पीएससी प्री को टारगेट रखकर ये कोर्स को तैयार किया गया है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है।